एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की करोड़ों रुपए की नई प्रशासनिक बिल्डिंग पहले ही बारिश में भर गई। भवन में सीपेज, बेसमेंट में जल भराव और अधूरी व्यवस्थाओं ने निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की करीब 14 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से बनाई गई प्रशासनिक बिल्डिंग पहले ही तेज बारिश में जल भराव का शिकार हो गई। लगातार बारिश के बाद भवन के कई कमरों, गलियारों और बेसमेंट में पानी भर गया, जबकि कई दीवारों पर सीपेज और नमी दिखाई दी। निर्माण पूरा हुए लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन खामियों के कारण अब तक भवन विश्वविद्यालय को हैंडओवर नहीं किया गया है। इसी वजह से विश्वविद्यालय का प्रशासनिक कार्य आज भी 48 वर्ष पुराने भवन से संचालित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कई महीने पहले लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखकर कमियां दूर करने की मांग की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले दुर्ग कलेक्टर ने भी भवन का निरीक्षण कर कई खामियां चिन्हित करते हुए उन्हें जल्द सुधारने के निर्देश दे दिए। भवन में दोनों लिफ्ट बंद हैं, उसके आसपास पानी भर गया है, मुख्य प्रवेश द्वार की सीढ़ियों में टूट फूट शुरू हो चुकी है और पार्किंग के शटर भी खराब होने लगे हैं। करीब 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत से सड़क, ड्रेनेज, लैंडस्केप और अन्य सुविधाएं विकसित किए जाने के बावजूद भवन अब भी उपयोग के लिए तैयार नहीं हो सका है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठे। भिलाई में 2 युवकों के कथित अपहरण, मारपीट और लूट की सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार इस मामले में सभी 6 आरोपी नाबालिग हैं, जिन्हें कस्टडी में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र में बालोद के 2 युवकों के साथ कथित अपहरण, मारपीट और लूट की घटना सामने आई है। दोनों युवक 2 जुलाई की रात दुर्ग भिलाई घूमने आए थे, जहां स्कूटी खराब होने के बाद उनकी कुछ युवकों से बात हुई। शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने स्कूटी को चोरी की बताते हुए दोनों को जबरन अपने साथ ले लिया और शहर के अलग अलग इलाके में करीब 5 घंटे तक घुमाया। पीड़ित का आरोप है कि इस दौरान उनसे नकदी, मोबाइल, चांदी के जेवर और स्कूटी छीन ली गई तथा डिजिटल भुगतान के जरिए भी रकम ट्रांसफर कराई गई। FIR में यह भी कहा गया कि आरोपियों ने चाकू दिखाकर दोनों युवकों से जबरन एक वीडियो रिकॉर्ड कराया, जिसमें उनसे स्कूटी चोरी कर बेचने की बात कहलवाई गई। पीड़ित किसी तरह अपने घर पहुंचे और परिजनों को घटना की जानकारी देने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बालोद से प्राप्त 0 FIR के आधार पर सुपेला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, जिसमें सभी 6 आरोपी नाबालिग पाए गए। पुलिस ने भी नाबालिगों को किशोर न्यायालय अधिनियम के तहत अभिरक्षा में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दुर्ग जिले में रिटायर्ड बीएसपी कर्मी और उनकी पत्नी से चाकू की नोक पर हुई लूट का पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि बुजुर्ग दंपत्ति का पूर्व केयर टेकर निकला। दुर्ग के नेवई थाना क्षेत्र में रिटायर्ड बीएसपी कर्मी और उसकी पत्नी से घर में घुसकर लूट की वारदात का पुलिस ने तेजी से खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी हिमांशु महोबिया, जो पहले पीड़ित दंपत्ति का केयर टेकर था, ने बदला लेने की नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार 3 महीने पहले उसे हटाकर नया केयर टेकर रख लिया गया था, जिससे वह नाराज था। आरोपी ने चेहरे पर कपड़ा बांधकर घर में प्रवेश किया और धारदार हथियार दिखाकर बुजुर्ग दंपत्ति को धमकाया। इसके बाद वह महिला के गले से सोने का नेकलेस लूटकर मौके से फरार हो गया। पूरी घटना घर में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस को जांच में अहम सुराग मिले। नेवई थाना पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया तथा इसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक, धारदार हथियार और घटना के समय पहने गए कपड़े भी बरामद कर लिए। पुलिस मामले के आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है और बरामद साक्ष्यों के आधार पर
जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। जानकारी मिली कि लगभग 3 महीने पहले उनके यहाँ केयर टेकर के रूप में एक लड़का विभांशु महोदया, जो मूलतः बभनी बंजर मंडला जिले का निवासी मध्य प्रदेश का, वो वहाँ काम करता था और उसको किन्हीं कारणों से काम से निकाल दिया गया था। और ये घटना जो है उसी विभांशु महोदया के द्वारा अंजाम दिया गया है। रायपुर के नकटी गांव में हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब राजनीतिक विवाद का मुद्दा बन गई है। वन मंत्री केदार कश्यप ने सरकार का पक्ष रखा है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं। रायपुर के नकटी गांव में हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पूरे गांव में नहीं बल्कि केवल एक वार्ड में राजस्व विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। उन्होंने दावा किया है कि कार्रवाई से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास कर उन्हें नया रायपुर में आवास भी उपलब्ध कराया गया है। मंत्री के अनुसार संबंधित भूमि पर आवासीय योजना के लिए प्रक्रिया वर्ष 2020 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुई थी और बाद में अतिक्रमण बढ़ता गया। केदार कश्यप ने यह भी कहा कि प्रशासन ने कार्रवाई से पहले प्रभावित परिवारों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर नियमानुसार पूरी कार्रवाई अपनाई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर नकटी मामले में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है और कहा है कि इस मामले से जुड़े तथ्य सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद हैं। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने भी सरकार पर अलग अलग बयान देकर अपनी जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगाया है। फिलहाल नकटी गांव की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है और सरकार व विपक्ष अपने अपने दावों के साथ आमने सामने हैं। नकटी ग्राम में 17 वार्ड आते हैं और 17 वार्ड में एक वार्ड जहां पर अतिक्रमण किया गया है, वहीं पर ही उनको विस्थापित करने की कार्रवाई की गई है। किस तरीके से विपक्ष की पार्टी कांग्रेस ने वहां पर लोगों को भड़काने का काम, इतना झूठ बोलेंगे या सफेद झूठ बोलने, बेशरम लोग हैं, इसको शर्म भी नहीं आता। सब कुछ इनका किया धरा है और उसके बाद अब बेशर्मी का हद तक के जाके ये झूठ बोलते हैं। इनके खून में, इनके डीएनए में इनको ये सिखाया जाता है कि झूठ आंख मिला के बेशर्मी से बोल। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी बयान दिए जा रहे हैं, तो अब उनको ये भी बताना चाहिए कि ग्राम नकटी में जो जमीन घेराव का काम, जमीन घेरने का काम, जो तार घेरा किया जा रहा है, वो बिना टेंडर के किस मत से किसके द्वारा किया जा रहा है। कवर्धा जिले के ठाठापुर रामपुर विद्युत सब स्टेशन में पंडरिया विधायक भावना बोरा ने सरप्राइज निरीक्षण से हड़कंप मच गया। किसानों की शिकायतों के बाद विधायक ने जूनियर इंजीनियर को कड़ी फटकार लगाते हुए बिजली व्यवस्था सुधारने और कार्रवाई के निर्देश दिए। कवर्धा जिले की पंडरिया विधायक भावना बोरा ने बिजली संबंधी लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ठाठापुर रामपुर विद्युत सब स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में किसानों ने बिजली आपूर्ति में अव्यवस्था, अधिकारियों के व्यवहार और कथित रूप से पैसा मांगने जैसी शिकायतें विधायक के सामने रखी। इन शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए विधायक ने मौके पर मौजूद जूनियर इंजीनियर सौरव अजगले को कड़ी फटकार लगाई। कितने मन रखते हैं एकदम 2 दिन 4 दिन 5 दिन जी वालों को कहा है तब तक लाइट बंद है सर, लाइट बंद हो गई, क्या करें? उसके बाद पूरा लाइन चालू हो गया था तो वापस तो डीजल पे जब फूल लगाते हैं तो आप लोग उसी बातें करते हैं। पहले उनसे ठीक ही बात करते हैं, पहले ठीक बात करते हैं, बाद में फिर क्या करते हैं? ये तो सामने जिला पंचायत सदस्य खड़े हैं, भारतीय जनता सदस्य खड़े हैं, किसान लोग खड़े हैं, सब आम जनता किस पूरे खड़े हैं, क्या कारण बताइए ना, इससे तो मुझे आना पड़ा ना। बात की बात है मैडम, ये सही ढंग से बात नहीं करते, किसी से बड़ा बदतमीजी से बात करते हैं, बड़ा ऊंची आवाज में बात करते हैं, बड़ा चिल्लाना। आपको बात किया था ना, आपको बताने के लिए 2 मिनट मैं बोला कि यहाँ से खैरा बेगी और उसे हमारे क्षेत्र में आता है, यहाँ आपके ठाठापुर से
मुझे पता ही नहीं है, मेरे पास बात मत करो, दोबारा फोन मत लगाना करके वॉइस सिखा देना। देखिए मेरी अब बात सुनिए, हम लोग यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी जो बैठे लोगों की सुविधा के लिए तो बैठे हैं। आपको पता है मेंटेनेंस नहीं करोगे, किसानी का समय है, घर में शादी ब्याह हो रहा है, कहाँ से पानी लाइट की व्यवस्था करेंगे? आपको तो इतना तो समझ है ना, आप कब से यहाँ पे हैं? 1 साल हो गया तो आप व्यवस्था नहीं समझते हैं। कभी आप फोन में मेरे पास फोन आता है, बोल रहे हैं आप जैनपुर जाओ, कहीं बता रहे हैं आप पटाटापुर से करते, कभी बता रहे हैं आप दसरापुर से बंदे। तो किसान भटके ना 50 जगह फोन लगाते क्या? बात एक सिंपल है ना, अगर 3 दिन कहीं की लाइट बंद हो रही है, किसान को तो मतलब नहीं क्या महीने इनको तो लाइट मिलनी चाहिए। बुआई का समय है, आप समझ रहे हो, आपको फोन लगाए सुबह 3 जगह शादी का, आप पूछिए कि आपके घर में थोड़ी, तो घर में हमारे शादी करें तभी आप लाइट दोगे, आप किसान को नहीं दोगे लाइट। बदतमीजी से बोला है दीदी, तो बताइए ना, आप शुरू से सुनाइए ना। अब तक यहाँ पे इतना तेज आवाज में कैसे बात कर रहे हैं आप? कैसे बात कर रहे हैं? आप जब मेरे सामने इस तरीके से बात करें, पीछे से क्या करते होंगे? टाटा समझ कर भी किसानों को क्या? आज का नहीं, आप एटीट्यूड बहुत दिन से आपकी कंप्लेन आ रही है यहाँ पे। पूरे बैजे के 40 किसान आए थे महिला साथ कल, बुलाओ सबको यहाँ पे। एहसान नहीं कर रहे कोई, सरकार आपको काम में लगाई लोगों के हित के लिए ना, हम लोग को भी इसीलिए लगाई है। 3 दिन किसी गांव का लाइट बंद है, आपको बोलेगा नहीं कोई। ऊपर से आप इतना भयंकर तेवर दिखा रहे, जब आप मेरे सामने इस तरीके से बिहेव करें, मेरे पीछे कैसे करते होंगे? और बाकी गांव में क्या करते होंगे किसानों के साथ? कहाँ है आपकी कंप्लेन रजिस्टर? कहाँ किसका कंप्लेन नोट है? आप मुझे भेज कर दिखाइए इसमें साथ। हेलो जी नमस्ते मैडम। नमस्कार, हम लोग यहाँ पे ठाटापुर खड़े हैं आपके विभाग के कार्यालय में, ठीक है? और आपके जेई साहब जो है सौरभ जी, वो भी यहाँ पे खड़े हैं, है ना? आपके खुद की अभी यहाँ पे लाइट बंद है, ठीक है, विभाग में। आप लोग कैसे ऑनलाइन रजिस्टर में एंट्री कर रहे हैं, क्या है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मुझे यहाँ शिकायत रजिस्टर दिखाई नहीं दे रही है। आपके जो सौरभ जी हैं, लगातार इनकी शिकायत है जनप्रतिनिधियों के साथ साथ किसानों से बदतमीजी करना। सबसे बड़ी बात, मेरे पास 3-4 किसान ऐसे हैं जिन्होंने जिनसे पैसे लिए, ठीक है? अब आप बोले तो या तो आपके कार्यालय में उन किसानों को मिले हो या फिर आप कार्रवाई कर रहे हैं इनके ऊपर, क्योंकि अभी 4 ऐसे किसान है। देखिए सरकार लगातार चाहे अलग अलग इसमें सब लोगों का बेनिफिट कर रही है, हाँ, धान की चिंता कर रही है, किसानों की चिंता कर रही है। आप लोग विभाग इस तरीके से करेंगे तो कैसे चलेगा ना? सौरभ जी ने कभी किसी से 9,000 मांगा, किसी से 3,000, किसी से 3500, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। किसान यहाँ पे बोले तो मैं सामने करवा दूं। मैंने आपको कल भी फोन से सूचना की थी, कल लगभग 30 से 40 किसान बैजी के और खैरा के आसपास से मेरे पास पहुंचे थे। मैंने आपको कल भी बात की थी आपसे। तो इसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आप देख लीजिए क्या करना है। नहीं मैंने करवा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले तो मैं इनका यहाँ से मुख्यालय चेंज करा रहा हूँ यहाँ से। अभी तुरंत कराइए। और दूसरी बात, जो भी है भाई किसानों की बात सुननी है, ठीक है? क्योंकि हम लोग उन्हीं के लिए चिल्ला रहे हैं, हमारा व्यक्तिगत इससे लाभ नहीं है। अब इमीडिएट इनको चेंज किया जाए, ऐसा व्यक्ति बिठाइए जो काम कर सके। लंबा यहाँ पे एरिया है पूरा। छत्तीसगढ़ में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और कई जिलों में लगातार बारिश जनजीवन पर असर डाल रही है। बालोद में जमीन धंसने, अंबिकापुर में बिजली गिरने से मौत और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात से प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जबकि मध्य छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी वर्षा हुई। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी बारिश, गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। बालोद जिले के गुरूर ग्राम के ग्राम भनपुरी में लगातार बारिश के कारण एक खेत में लगभग 20 फीट चौड़ी और 30 फीट गहरी जमीन धंस गई। अंबिकापुर के गांधी नगर थाना क्षेत्र के ग्राम कर्मा में बैल चराने गए 65 वर्षीय जयनाथ राम की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। सरगुजा जिले का लोसंगा नाला उफान पर है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सारंगढ़ बिड़ाईगढ़ जिले के मोगरडा अभ्यारण्य क्षेत्र का माड़ो सिल्ली झरना लगातार बारिश के बाद पूरी तरह लबालब भर गया है। वहीं जसपुर की पहाड़ियां और घने जंगल घने कोहरे की सफेद चादर में ढके नजर आए, जिससे प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ दृश्यता भी प्रभावित हुई। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने तथा मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर में 12 साल की बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस संवेदनशील मामले में जांच तेज कर दी गई है और पुलिस ने 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में 12 वर्षीय बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी आनंद सरदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी को सर्च ऑपरेशन के दौरान
बरुईपुर और बाजार क्षेत्र से पकड़ा गया। अब तक इस मामले में कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच के लिए 6 सदस्यीय विशेष जांच दल की यानी एसआईटी का गठन किया गया है। प्रारंभिक जांच के अनुसार बच्ची 4 जुलाई को अपनी सहेली के लिए उपहार खरीदने घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों की शिकायत के बाद तलाश शुरू की गई और अगले दिन उसका शव सूरीपुर हाट क्षेत्र के एक तालाब से बरामद हुआ। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर चोटों के संकेत मिले हैं और मौत के कारणों की विस्तृत जांच जारी है। घटनास्थल में कुछ संदिग्धों की गतिविधि सामने आई है, जिसकी पहचान की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और अधिकारियों ने लोगों से अफवाह से बचने तथा जांच पूरी होने तथा अधिकारी जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। गुजरात हाईकोर्ट ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पेशल कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा है। कोर्ट ने 38 दोषियों की फांसी, 11 दोषियों की उम्र कैद की सजा कायम रखते हुए पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। गुजरात हाई कोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में स्पेशल कोर्ट के फैसले के बरकरार रखते हुए 38 दोषियों की फांसी और 11 दोषियों की उम्र कैद की सजा को कायम रखा है। इसके साथ ही अदालत ने 56 मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए तथा 200 से अधिक घायलों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इससे पहले फरवरी 2022 में अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट ने इस बहुचर्चित मामले में दोषियों को सजा सुनाई थी, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। यह मामला 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर हुए 21 सिलसिलेवार बम धमाकों से जुड़ा है, जिनमें 56 लोगों की मौत हुई थी और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। मामले की जांच और सुनवाई कई वर्षों तक चली तथा ट्रायल के दौरान बड़ी संख्या में गवाहों और दस्तावेजों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार जांच में प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े आरोपियों की भूमिका सामने आई थी, जिसके आधार पर मुकदमा चलाया गया। यह मामला देश के सबसे बड़े आतंकवाद संबंधी मुकदमों में गिना जाता है, जिससे बड़ी संख्या में आरोपियों पर एक साथ सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मामले में दोषियों को सजा बरकरार रहेगी जब तक पीड़ित परिवारों को मुआवजे का लाभ नहीं मिलेगा। आज जो प्रोनाउंसमेंट जो है वो हुआ है, उसके अंदर नामदार गुजरात हाईकोर्ट ने आज ये 38 एक्यूज का जो डेथ सेंटेंस था वो ट्रायल कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था वो कंफर्म किया है, और 11 एक्यूज जो था जिसको डेथ नहीं हुई थी मगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी टिल द डेथ ऑफ दैट एक्यूज, वो जो है वो भी उनकी अपील जो है वो खारिज की है। भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों को नई ऊंचाई मिली है। जकार्ता में दोनों देशों के बीच 20 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। रक्षा सहयोग से लेकर तकनीकी साझेदारी तक कई बड़े फैसले किए गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्रदान किया गया। जकार्ता में भारत और इंडोनेशिया के बीच मंगलवार को 20 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनसे दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। इन समझौतों में सबसे अहम ब्रह्मोस मिसाइल सौदा रहा, जिसके तहत भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल के अतिरिक्त यूनिट उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही फिलीपींस और वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला तीसरा देश बन गया है। इंडोनेशिया ने भारत की स्वदेशी अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का भी फैसला किया है, जिससे दोनों देशों के रक्षा सहयोग को नई मजबूती मिलेगी। इसके अलावा भारत इंडोनेशिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन यानी ईवीएम विकसित करने में भी तकनीकी सहयोग देगा। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। इस अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। सम्मान ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री ने इंडोनेशियाई सांसद को संबोधित करते हुए इसे दोनों देशों की मित्रता और विश्वास का प्रतीक बताया। दोनों देशों के इलेक्शन कमीशंस के बीच एमओयू से हम डेमोक्रेटिक सहयोग को और मजबूत करने जा रहे हैं।
एक सुनहरा दौर हम दोनों देशों के सामने दस्तक दे रहा है। ये सम्मान हम दोनों देशों की डेमोक्रेटिक वैल्यूज का है, साझी विरासत का है और दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों का है। फीफा विश्व कप के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक हस्तक्षेप को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिकी खिलाड़ी फ्लोरिन बैलोगुन के रेड कार्ड निलंबन की समीक्षा के बाद फीफा के फैसले पर कई देशों और फुटबॉल संगठनों ने सवाल उठाए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो से फ्लोरिन बैलोगुन के रेड कार्ड मामले की समीक्षा करने का अनुरोध किया था। इसके बाद फीफा की अनुशंसा प्रक्रिया के तहत बैलोगुन का एक मैच का निलंबन हटाया गया और उन्हें बेल्जियम के खिलाफ खेलने की अनुमति मिली। हालांकि बैलोगुन के खेलने के बावजूद अमेरिकी टीम बेल्जियम से 1-4 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। अब इस फैसले के बाद बेल्जियम फुटबॉल संघ और यूरोपीय फुटबॉल संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि उन्होंने फीफा से इस मामले की समीक्षा करने का आग्रह किया था, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने किसी विशेष फैसले का दबाव नहीं बनाया। वही फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने कहा कि निर्णय स्वतंत्र अनुशासनिक निकायों ने नियमों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर लिया है। इस घटनाक्रम में विश्व कप के दौरान खेल प्रशासन की स्वतंत्रता और राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर नई बहस छेड़ दी है। फिलहाल यह मामला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल जगत के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है और फीफा के फैसले को लेकर प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। I asked for a review because I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. आज की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।